से सिमराहा ग्राम में छोरी टोला तक है, जो मधुबनी जिला सीमा तक जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरा है कमरैल पंचायत के सिरखरिया चौक से मध्य विद्यालय होते हुए अचमेता टोला तक, और तीसरा है घोलरिया से परिकोच घट्टा पट्टी बसखोरा होते हरनाही तक। ये तीनों सड़क जनहित में बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर में दिया गया है कि सर्वे आईडी हो गया है और सूचना विभाग द्वारा ग्रहण कर ली गई है और कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा माननीय महोदय के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध होगा कि ये जो पिछड़ा इलाका है इसमें सड़क निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछड़े इलाके को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए मंत्री जी की विशेष कृपा हो जाती तो इस इलाके का बड़ा ही खुशहाल हो जाता, ये इलाके मुख्य धारा से जुड़ जाता। माननीय मंत्री जी, मैं आने वाले वित्तीय वर्ष में इसको ले लीजिए। अजय जी का प्रश्न माननीय हमारे उपनेता दोनों का आग्रह है, अगले साल ले लेंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार नागेंद्र। उत्तर आ गया है? नहीं, उत्तर नहीं आया है महोदय, उत्तर नहीं आया है। और महोदय ये इतना गंभीर प्रश्न है महोदय, गया जिले में मोहड़ा प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण के लिए हम महोदय प्रश्न किए थे, उत्तर नहीं आया है। और आपको भी जानकारी होगा महोदय, ये मोहड़ा प्रखंड ये बना है 25 वर्ष हो गया बने हुए इस प्रखंड का, और आज तक भवन के लिए तरस रहा है। वहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रहा है महोदय। आज प्रखंड अतरी में चल रहा है महोदय, अतरी में चल रहा है, और वहाँ के लोग 25 से 35 किलोमीटर चल करके प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं। तो हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, पिछले बार भी क्वेश्चन किए थे, यथाशीघ्र जल्द से जल्द, इतनी बातें हो रही है, इतना भवन बन रहा है, और प्रखंड का जो मुख्य बिंदु होना चाहिए विकास का प्रखंड कार्यालय, वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो हम चाहेंगे कि तुरंत इसको, आप पिछली बार भी क्वेश्चन किए। जी मोहड़ा का हम तो बार क्वेश्चन कीजिएगा तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? नहीं तो बनना तो चाहिए महोदय, कब बनेगा महोदय? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है महोदय। वस्तु स्थिति यह है महोदय, खंड 1 सुकरात्मक है, खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत मोहड़ा प्रखंड से अंचल कार्यालय निर्माण हेतु भूर्जन के लिए स्थल चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समहर्ता गया द्वारा जेठियन ग्राम एवं कजूर ग्राम मोहड़ा में भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अन्य प्रस्ताव श्री दशरथ माझी जी गांव गहलौर ग्राम में संबंधित है। तपोवन के इलाके के ग्रामीणों ने भी तपोवन में प्रखंड से अंचल कार्यालय बनाने से संबंधित आवेदन दिया है। इसकी जांच प्रक्रियाधीन है महोदय। स्थल चयन के संबंध में निर्णय के उपरांत मोहड़ा प्रखंड से अंचल कार्यालय का भवन निर्माण कराया जाएगा महोदय। ठीक, ये वहाँ पे दशरथ मांझी जी पिछली बार भी यही जवाब आया था। हाँ, लगभग यही की प्रक्रियाधीन है। ये तब बन जाएगा, छोड़ दीजिए। मंत्री जी ने कहा है तो उनको विश्वास कीजिए। एकदम अभी तक प्रक्रिया कब तक, 25 वर्षों से ये लंबित है मामला महोदय। ये 25 वर्ष से यही जवाब आ रहा है कि हम लोग करने जा रहे हैं। ये इसका अंत कब होगा महोदय? हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय एकदम स्पष्ट वक्तव्य दें कि हम 6 महीने के अंदर में इस कार्यालय का भवन या जमीन हम चिन्हित करके बना देंगे। ये हम चाहते हैं स्पष्ट आपके माध्यम। अध्यक्ष महोदय, 32 राज्य में ऐसे प्रखंड है महोदय जिनका भूमि अर्जन की कार्रवाई चल रही है महोदय। तो ब्लॉक तो बने हैं, और ब्लॉक बनने के बाद भूमि की जरूरत होती है, प्रक्रिया लगता है भूमि में महोदय। और ये तो माननीय सदस्य गया के बारे में पूछ रहे हैं, तो गया कितना महत्व है महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है, और एक एक जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण कई जगहों से आवेदन भी आते रहते हैं महोदय, और आवेदन आते हैं तो सरकार उसकी समीक्षा कराती है महोदय। अगर सरकार समीक्षा नहीं कराएगी महोदय तो कहेंगे कि जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके लिए आवेदन दिया गया, समीक्षा नहीं किया। तो समीक्षा उपरांत हम यह माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहते हैं कि जब राज्य में अधिकांश प्रखंड के भवनों का निर्माण हमने कराया महोदय, मात्र 32 बचे हुए हैं जमीन से संबंधित, और कुछ विवाद के स्थल है महोदय, उससे रिलेटेड है। तो उसकी समीक्षा करा के माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ
भूमि भी उपलब्ध है महोदय, ऐसा नहीं वहाँ भूमि की कोई दिक्कत नहीं है। आप आवेदन लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द इसकी समीक्षा करके निर्णय लीजिए। ये गोल गोल घुमाने वाला जो है ना, 25 वर्ष से हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ की जनता परेशान है महोदय। ये उत्तर भी उसी हिसाब से आया है सभापति महोदय, ये उत्तर भी घुमाने वाला ही है। हम स्पष्ट, वहाँ भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा नहीं कि भूमि की कोई दिक्कत है। भूमि तो इतना है महोदय कि हम तो चाहेंगे कि प्रखंड कार्यालय भी वहाँ बनवाइए, और वहाँ एक बहुत बड़ा आप पार्क भी बना सकते, इतना भूमि है, 50 एकड़ जमीन है, और प्रखंड कार्यालय के लिए भवन नहीं, भूमि नहीं मिल रहा है महोदय। ठीक महोदय, मंत्री जी का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है महोदय, ये घुमाने वाला नहीं। मैंने तो कहा कि समीक्षा करा के जल्द से जल्द जो कागजात की जरूरत है, जो रिपोर्ट की जरूरत है, स्थानीय जिला पदाधिकारी से मैंने मांगा है, आएगा, आने के बाद समीक्षा करके जल्द से जल्द इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। महोदय, मेरा जो प्रश्न किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किया गया। महोदय, इस चुनाव के पहले लगभग बिहार में 12 लाख आवास देने की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। उसके बाद उस 12 लाख जो आवास की घोषणा की गई थी, आज जो स्थिति है जिसमें मात्र 2,20,000 आवास पूर्ण हुए हैं, 2,80,000, और लगभग 9 लाख से अधिक आवासों का जो पैसा है लंबित पड़ा हुआ है। तो महोदय, हाल अभी जब चुनाव की लुभावने लोभ चल रहे थे, उसमें तो सरकार 12 लाख स्वीकृत कर दी। उस 12 लाख में उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम पे कुछ पैसा भी दिया। अभी हालात ये कि 12 लाख गरीब घर की लालच में अपनी छत तोड़ लिए, मकान जो भी कच्चे मकान थे, चाहे खपड़े के थे, फूस के थे, सब तोड़ लिए। आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और जवाब में मेरे कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा। तो क्या सरकार, आज जैसे सरकार, आज अखबार से पता चला कि 2.5 लाख महिला को फिर से 10-10 हजार रुपया दिया गया, 2500 करोड़। तो क्या इस 2500 करोड़ उसी विभाग का पैसा अगर वो आवास योजना में दे देते तो गरीबों का तो छत तो बन जाता। उत्तर में यही कहा गया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, और जब तक नहीं देगी हम नहीं बनाएंगे। तो मंत्री जी से स्पष्ट जवाब है कि क्या बिहार सरकार के पास ऐसी कोई नीति योजना है जिससे उन गरीबों को पैसा देके आवास बनाया जा सके? महोदय, माननीय सदस्य को चिंता गरीबों के घर बनाने से रिलेटेड है महोदय। बहुत अच्छा प्रश्न भी इन्होंने किया है, और हमेशा अच्छा प्रश्न करते रहते हैं। इनको धन्यवाद मैं भी देता हूँ सरकार की तरफ से। लेकिन इनको चिंता कहीं है महोदय, और दर्द कहीं हो रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। इनको भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, ये कहाँ हम कह रहे हैं? सरकार कहाँ कहती है कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है? कुछ हमसे विलंब हुआ है, एशियन स्पर्श मॉडल बनाने में हमको थोड़ा विलंब हुआ है। और भारत सरकार में मैं गया भी था, और माननीय मंत्री से मिला था, ग्रामीण विकास मंत्री से। तो आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री से मैंने कहा है कि हमको मॉडल बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप हमको राशि दीजिए। तो 91 करोड़ राशि मिला भी है महोदय। और फिर हमने अनुरोध किया है कि 31 मार्च तक हमको आप और इसमें रिलैक्स कर दीजिए, और 31 मार्च तक हमको और राशि दे दीजिए। तो 31 मार्च तक अगर हमको रिलैक्स कर देंगे, फिर भी हम जाएंगे, बात करेंगे, जरूर मिल जाएगा। तो 31 मार्च तक राशि फिर हमको मिल जाएगी। हम गरीबों के घर बनाने के लिए चिंतित है, और आनन फानन में ये योजना नहीं बनती है। ये भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है, और जब लक्ष्य हमको दिया है तो एक एक आवास के लिए जो पैसा 60% दे रहा है भारत सरकार, वो देगी। और राज्य को जो 40% लगाना है उसके लिए भी इंतजामी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा विलंब हुआ है, ये वित्त विभाग को ये काम करना है, इसमें थोड़ा सा वित्त विभाग से विलंब हुआ है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनके घर जल्द से जल्द बनाने के लिए भारत सरकार पैसा भी देगी, और इस दिशा में हम काम भी करेंगे। महोदय धन्यवाद, मंत्री जी को धन्यवाद। वो बोले बन जाएगी, कहना कि ये थोड़ा विलंब, धन्यवाद के बाद तब कुछ बोल ही नहीं सकते। ये थोड़ा विलंब 5 महीने का होगा। एक साल में तो 12 महीने होते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 12 महीने होते हैं, और ये थोड़ा विलंब 5 महीने का है। तो ये थोड़ा विलंब मंत्री जी, नम्र निवेदन है कि उसको दिनों में लाइए और भुगतान कर दीजिए। ठीक। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आया है, जवाब आया है? हाँ, आया हुआ है महोदय, उत्तर आया हुआ है। और पूरक पूछना है
मैं पहली बार राम कृपाल जी से मंत्री हैं और पटना के भी हैं। मतलब मैंने पूछा यहाँ जो मीठापुर में इतना बड़ा एग्रीकल्चर फॉर्म है तो बहुत सारी ज़मीन तो आप लोगों ने ई कॉलेज वो कॉलेज में दे दिया, मगर जो भी ज़मीन बची हुई है तो जब एक जगह रिसर्च सेंटर है तो पटना में क्यों नहीं किया जा रहा है? महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पटना में क्यों नहीं दिया जा रहा है, यानी मुख्यालय में, तो पटना में इसलिए वो स्थापित किया गया है कि वो जिला का मुख्यालय भी है और आसानी से लोग वहाँ आ जा सकते हैं। एक आदमी एक काम के लिए नहीं, एक काम के लिए नहीं, कई काम के लिए आता है, तो किसानों की सुविधा को देखते हुए वहाँ पर अभी रखा गया है और ठीक ढंग से लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आप ईमानदारी से बोलते कि ये जो एग्रीकल्चर फॉर्म है जिसमें हजारों एकड़ जमीन थी उसमें ज़मीनें चली गई, आप कहिए कि यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है इसलिए जो है देसरी में और चंडी में किया गया, नंबर 1। नंबर 2 महोदय, इसलिए कि थोड़ा सा आईना दिखाना पड़ता है और थोड़ा सा पोल खोलना पड़ता है, इसी के लिए पूछना पड़ता है। तो आईना दिखा रहे हैं कि पोल खोल रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। आईना भी दिखा रहे हैं और पोल भी खोल रहे हैं और सरकार पे दबाव भी बना रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था उसको आप क्रियाशील बनाइए और जितनी जमीन आप दे दिया आलतू फालतू नॉन एग्रीकल्चर आइटम में उस पर रोक लगाइए। ठीक, माननीय आपकी बात, आपके सुझाव को मान लिए हैं। ठीक, श्री अशोक कुमार। महोदय जवाब मिला है महोदय, संतोषजनक जवाब है महोदय, इसके लिए धन्यवाद है मंत्री जी को महोदय। ठीक, माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। अच्छा, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने घोषणा नहीं 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 5 सुलभ संपर्कता के लिए नए एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है, और सदन को यह बात जानना चाहिए, क्योंकि अभी पोल खोल रहे थे, अभी बता रहे थे, तो ये बिहार एक ऐसा राज्य है सभापति महोदय कि जब नीतीश कुमार जी भारत सरकार के 4 महीने तक भूतल परिवहन मंत्री बने थे तो 1365 किलोमीटर नेशनल हाईवे बिहार को मिला था। सभापति महोदय, अभी वर्तमान स्थिति मेरी यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ के मामले में 4925 किलोमीटर हमारा है, स्टेट उच्च पथ 2248, और माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने इस सदन को बताया था, परसों ही लगता है बताया, इसकी जानकारी दिया था, और ये हम लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। नेशनल हाईवे की रिपोर्ट यह कहती है कि 6132 किलोमीटर में हमारा डेंसिटी जो रोड का है वो 65 है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। स्टेट हाईवे में 43 है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह मैंने आश्वासन चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में हम देख रहे थे राम जानकी पथ जो अभी बन रहा है उसमें समस्या है, तो इसके लिए कोई विशेष कार्य योजना विभाग को बनाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये सवाल उठता है कि एक साधारण पुल बन जाता है, पुल के बाद अप्रोच रोड नहीं बन पाता है, तो इसके लिए कोई सम्यक योजना, चूंकि इतना बड़ा है यह योजना, पटना, पूर्णिया, गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, रक्सौर, हल्दिया, बक्सर, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता, इसके लिए पूरे सरकार ने पूरी कार्य योजना बना ली, इसका कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया। भू अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए विभाग को कैसे आप समन्वय स्थापित करिएगा, यह काम के चलते ही विलंब होता है।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य नीरज जी के द्वारा बहुत ही अच्छा सवाल किया गया है और जानकारी भी सदन को दिया गया कि बिहार सरकार किस तरह विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। और जवाब से कुछ उन्होंने जानना चाहा है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, इसका अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट को अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे, इसको भी भारत सरकार के द्वारा अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे का संरेखन को अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, इसको भी सचिव भारत सरकार के द्वारा जो कमेटी है अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट को अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर एवं भूमि अधिग्रहण जिला पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर एवं बांका के कार्य प्रगति पर है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का डीपीआर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। वाराणसी कोलकाता हाईवे राजमार्ग के द्वारा जो है ये अध्यक्षता में, हमारा राजमार्ग मंत्रालय के अध्यक्षता में जो है इसका संरेखन अनुमोदन समिति अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा पैकेज 4 एवं 5 का अलाइनमेंट अनुमोदित किया जा चुका है। तो माननीय सदस्य का जो चिंता है वो है भूमि अधिग्रहण। अभी हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ बैठे थे और ये हम लोगों ने विचार दिया है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि 15 डीएलओ अलग से जो है राजस्व विभाग के द्वारा अलग से कुछ पदाधिकारी चिन्हित कर दिया जाए, जो कि विशेष करके भूमि अधिग्रहण के काम पर ही अपना जो है पूरा समय दें। तो सरकार नीरज जी माननीय सदस्य के भावना से चिंतित है और जल्द से जल्द जहां भी भूमि अधिग्रहण में समस्या है राजस्व विभाग के साथ हम जो है मिल करके उसको दूर भी कर रहे हैं। और एक और जो समस्या वन एवं पर्यावरण विभाग का था कि जो पेड़ काटने के लिए परमिशन के लिए भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बाध्यता थी, उसको भी अभी हम लोग जिस दिन उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक किए थे तो उसको भी दूर कर लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा परमिशन आ गया है कि अब जो है बिहार में ही उसका फैसला और सही तरीके से उसको कर दिया जाएगा। यानी सरकार किसी भी परिस्थिति में एक्सप्रेस हाईवे और जो नया रोड बन रहा है उसके लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन एवं पर्यावरण का एनओसी के लिए और बहुत ही आसान रास्ते से उसको निकालने का प्रयास कर रही है। ठीक, माननीय सदस्य श्री तरुण कुमार जी आया है बना जा। जी जवाब से संतुष्ट है और माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि अनीसाबाद बाईपास रोड से लेकर चितकोहरा पुल एवं एम्स पटना तक एलिवेटर रोड बनाने के लिए जो उन्होंने डीपीआर स्वीकृत किया है और ये हो जाएगा, इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव जी, उत्तर मिल गया है, उत्तर मिल गया है। बस मैं यही कहूंगी कि इस सड़क का चौड़ीकरण जल्दी कर दिया जाए जिससे कि लोगों को जाम से निजात मिले। ठीक, आप तारांकित प्रश्न दिए जाएंगे। माननीय श्री कुमार नागेंद्र महोदय, उत्तर आया है महोदय। ये प्रश्न गया जिले के बेलागंज प्रखंड NH-22 बाईपास पे अंडरपास की मांग के लिए हमने किया था महोदय, लेकिन उत्तर आया है महोदय। उत्तर में स्वीकार भी कर रहे हैं कि वहां आवश्यकता है अंडरपास का, लेकिन कब होगा इस पर कोई समय का कोई बाध्यता नहीं है। स्वीकार कर लिए हैं कि जरूरत है
और आए दिन वहाँ जितने भी पदाधिकारी जाते हैं, अखबार के माध्यम से हमको पता चलता है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे मंत्री महोदय हो, सब लोग कहते हैं कि यहाँ हम जाएंगे और बनवा देंगे। लेकिन जो उत्तर आया है माननीय मंत्री महोदय, आप तो वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, इतनी जरूरत है वहाँ पे महोदय, आप गया डोभी सड़क पे मसौढ़ी, मखदुमपुर, सारे जगह पे बाईपास में अंडरपास बना है महोदय लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन बेलागंज प्रखंड और बाजार ही ऐसा जगह है महोदय जहाँ पे कोई अंडरपास नहीं है, जहाँ से लोग पूरब की ओर निमचक सड़क जो है, जहाँ 6, 7, 8 पंचायत, हजारों की आबादी है, 50,000 की आबादी। और आपको जानकारी देना चाहेंगे महोदय, विगत 2 वर्षों में दर्जनों बच्चों जो पढ़ने आते हैं इधर, वो एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई है महोदय। लगातार आप राज्य सरकार उस पर मुआवजा भी दे रहा है। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इतना गंभीर प्रश्न को भी हम लोग गोल मटोल लेके चले। आप निर्णय लीजिए कि हाँ हम तत्काल तुरंत बनवाएंगे, इसको तो एनएच को बनाना है महोदय, और हम विश्वास हमको है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो एनएच में बड़े पदाधिकारी हैं, तुरंत एक अंडरपास बनवा देंगे। लगता है कि माननीय सदस्य उत्तर को अच्छे तरीके से नहीं देख पाए हैं। मैंने इसमें स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 का निर्माण एवं संधारण, जो माननीय सदस्य ने भी कहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर राजमार्ग संख्या 22 के बेलागंज के वर्णित स्थान पर उचित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वाहनों की अनुमानित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव बिहार सरकार भेज चुकी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। जैसे ही वहां से अनुमति प्राप्त होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा डीपीआर का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी ये चीज प्रोसेस में आ चुका है और वहां पर हम लोग जो है भेज भी चुके हैं। जल्द ही कुछ न कुछ इसका रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। हम मान रहे हैं कि अब डीपीआर में कर रहे हैं, काफी लंबा प्रोसेस में ना चला जाए। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। ऐसा नहीं है, वहां पे हम बताएं ना कि पटना से डोभी तक। चलिए सौरभ कुमार जी। महोदय, ये मेरा जो प्रश्न है, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जो मानदेय की भुगतान की जाती है, वो भी भुगतान लगभग 4-5 महीनों से लंबित पड़ी हुई है। तो ये प्रश्न किया गया, वोट लेके जीतते हैं, गलती से भी मत बोलिएगा, वोट तो 4 महीना किस हिसाब से 4 महीना समझाइए। तो इसमें मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया है और ये कहा गया कि अक्टूबर तक भुगतान की गई है और कुछ ही जिलों में नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरी, फिर मेरा ये प्रश्न में पूछा गया कि जो हो क्या रहा है महोदय कि भुगतान, एक तो राशि बहुत कम है और बार बार जब हम लोग सदन में याद दिलाते हैं, नहीं बार बार जब सदन में, जैसे मेरा ये प्रश्न गया है उसके बाद विभाग से आपस में नहीं वो सब इनको बोलने दीजिए ना, फिर आपको मौका आएगा। जब भी प्रश्न हम करते हैं उसके बाद विभाग पत्र निकालती है जिलाधिकारी को, चाहे विभाग को कि ये पैसा आवंटन किया जाएगा। तो एक स्पष्ट होनी चाहिए कि इतने महीनों में पैसा चला जाए। लगभग हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि भुगतान लंबित है। दूसरा, फिर इसमें लिखा गया है कि 21/1/2026 द्वारा 185 करोड़ मात्र, खुद लिखा गया मात्र राशि स्वीकृत की गई। तो फिर 185 करोड़ में कितने जिलों में देंगे और कितने जिलों में फिर भुगतान की जाएगी? उसमें भी क्या है, मंत्री जी तो नए हैं विभाग में, उसमें जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको किसी तरह का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो आप ये भी जिला परिषद आवास नगर आवास का मामला हो जाएगा ना, तो उससे तो फिर आप नगर आवास में भी जो हमारे कॉर्पोरेटर है उनका भी और समिति का भी मानदेय नहीं बढ़ा। तो इन दोनों चीज को आप दिखवा लीजिए और ऐसी कोई मॉड्यूल तैयार करिए कि जैसे आपको 1 क्वार्टर में देना, 4 महीने में देना, कि हमें बार बार आके वेतन याद नहीं दिलाना पड़े।
वैल्यू बहुत कम है और उनकी वेतन समय चली जाए, यही मेरी आग्रह है। ठीक है मंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिए। बैठिए। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। उत्तर नहीं आएगा हैं? उत्तर नहीं आएगा इसमें। महोदय महोदय ध्यान देंगे, मैंने कहा ना। महोदय महोदय आपको महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहेंगे महोदय, आज सालों भर पहले 2-3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पे थे, इसी प्रश्न पे एक नियमन भी आया था। मुख्यमंत्री यहाँ आश्वासन भी दिए थे कि अब जो भी राशि जाएगी डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। इस पर लोग शुरू भी किए हैं, लेकिन बस माननीय सदस्य का जो चिंता है महोदय, सरकार से कि सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रति माह, एक तो राशि कम है, प्रति माह ऐसी व्यवस्था हो कि उनको प्रति माह राशि भुगतान हो जाए। इसके लिए कोई नियमावली आप बनाएं ताकि कम से कम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति माह भत्ता मिल जाए। नियमावली बन रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है, यही बात मैंने कहा। और ठीक है, तो मिल जाएगा जवाब। बैठिए। हाँ, जैसा कि सौरभ जी बताए हैं, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और पिछले सवाल में उस दिन ही लोग नहीं थे, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि 24 में बढ़ा, 25 में बढ़ा और 26 में बढ़ा, तो निश्चित रूप से इस साल भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि एक ही बार पंचायत समिति और जिला परिषद का बढ़ा है, जबकि मुखिया जी का 2 बार बढ़ा है। तो उनको देखते हुए जब भी बढ़ोतरी हो 26 में, तो निश्चित रूप से वेतन बढ़ना चाहिए, जो काफी कम है। ठीक ठीक, चलिए तो आगे बढ़िए। दीजिएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो बढ़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबका हम लोगों का जो तलब तनख्वाह है सब मिल जाता है। वार्ड को 1200, पंच को 1200, अब ऐसे ऐसे करके हजारों हजार लाखों में लोग हैं। तो समय पर पैसा पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक समय नियत हो कि 2 महीना पर या 3 महीना पर निश्चित रूप से उन लोगों को मिल जाए। और जो वो वीडियो अगर मुखिया जी के दरवाजे पर चला जाए, अगर 2 बार महीना में आ गया तो जितना मिल रहा है उतना का मांस, मुर्गा, मछली समाप्त हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो ही सरकार से मदद, तो जो लोग आप बोल रहे हैं सब पर एक बार विचार ना सवाल हजूर एक समय इसका किया जाए। और पंच जी मानदेय मिलता है, मानदेय बढ़ा, और मानदेय में क्या हुआ कि वार्ड सदस्य से लेके और मुखिया जी का जो अनुरूप था उसमें 2 आदमी का छूट गया, एक समिति का छूट गया और एक जिला परिषद का छूट गया। तो जिस अनुपात में सबों का बढ़ा, तो आखिर 2 आदमी के क्यों नहीं बढ़ा? वो 2 आदमी के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है शुरू से? अच्छा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कुछ इस पर प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि उनके खाते में राशि चली जाए, तो सरकार उसका पूरा डाटाबेस तैयार कर रही है, जल्द उस पर कार्रवाई करेगी। और ये परिस्थिति एकदम बनना ही चाहिए कि जो राशि प्रत्येक 4 महीने में मिल रहा है उसको मंथली हम देने की व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, ये नहीं पूछा, अजय बाबू का। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जो है वो सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के बलभद्रपुर पंचायत के बलभद्रपुर मुसहरी टोला होते हुए बिजली चौक तक जाने वाली सड़क में एक महत्वपूर्ण थलहा नदी के पुल के निर्माण से संबंधित है। महोदय, इसमें मेरा कहना यह है कि इस नदी पर पुल बनने से जो लाभान्वित होने वाले परिवार हैं उसमें अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, मतलब हाशिए के लोग ज़्यादा हैं। और ये सर्वे आईडी इसका 2024-25 में ही महोदय हुआ था और ये अब तो 26-27 आ रहा है और जवाब में मिला है कि ये जिला संचालन समिति के प्रायोरिटी लिस्ट में 7वें नंबर पर है महोदय। तो ये अब तो 2 वर्ष पहले इसका सर्वे आईडी हुआ है। तो माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि जिला संचालन समिति का जो भी प्रायोरिटी लिस्ट हो
उसमें आप कृपा करके कोशिश कीजिए कि इसको बिहार सरकार के प्राथमिकता में डाल करके थलहा नदी पर पुल बनाने की कृपा की जाए। महोदय, चुनाव से पहले वहां के लोगों ने बहिष्कार का मन बनाया था। हम लोग सभी दल के लोग मिल करके उनको समझा बुझा करके कि इस बार जरूर आपका बन जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो उससे अलग ना हो, इसका प्रयास हम लोगों ने किया है। महोदय। ठीक, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, हमने तो जवाब में लिखा ही है। अब माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 9 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत हुई और जो राशि वित्त विभाग से हमें उपलब्ध कराया गया, उस राशि में निर्णय हुआ कि प्रायोरिटी पुल पुलिया की प्रायोरिटी जिला संचालन समिति से आएगी, जिसमें कि हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, तो प्रायोरिटी लिस्ट सर वहां से आया है और उसी प्रायोरिटी लिस्ट को हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया, क्योंकि पूरे बिहार के प्रायोरिटी को हम नहीं देख सकते थे, तो वहां पर ही डिस्कशन होकर प्रायोरिटी आया और ये ऑलरेडी 7वें नंबर पर अंकित है। और हम लोगों ने पिछले साल ऑलरेडी यहाँ पर लगभग इस विधानसभा में 71 करोड़ 386 राशि से हम लोगों ने सड़क और 41 सड़कों का निर्माण कराया है। ऐसी बात नहीं है कि उस पिछड़े इलाके के लिए माननीय विजेंद्र यादव जी का ये विधानसभा क्षेत्र है जिसके आपने प्रश्न उठाया है। बस सुनिए मेरी, अच्छा नीरज जी का है, सॉरी, तो नीरज जी का विधानसभा क्षेत्र है, हम लोगों की प्रायोरिटी में है और हमारे विजेंद्र यादव जी भी कहे हैं, हमारे उपनेता ने भी कहा है और नीरज जी ने भी पत्र लिख के कहा है, आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रायोरिटी पर। क्या आपका तो प्रश्न ही है, देखिए हम तो आपका तो प्रश्न ही है, लेकिन हमारे पार्टी के लोग जो हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारे पार्टी के उपनेता, इन्होंने भी पत्र लिख करके इसकी चिंता जताई है, आने वाले वित्तीय वर्ष में इसको प्रायोरिटी पर लेके करा दिया जाए। ठीक, माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव जी, उत्तर भी प्राप्त हुआ है महोदय जी, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनसे मतलब जो भूपट्टी गैस गोदाम चौक बेला सोनमती होते हुए जयनगर खुटौना पथ से जो जुड़ती है, ये इसको मैं यही मांग कर रही हूँ कि इसे स्टेट हाईवे में रूपांतरित कर दिया जाए। मगर इसे मतलब एक लाइन में आप जवाब दे रहे हैं कि ये विचार मतलब सरकार अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाली सड़क है महोदय, जिससे कि दोनों तरफ दर्जनों गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगी कि इसे आप स्टेट हाईवे में ले लीजिए, स्टेट राज्य मार्ग में इसे आप ले लीजिए। माननीय सभापति महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक 1548 दिनांक 25/2/2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है। फिर भी माननीय सदस्य का अनुरोध है कि इसको स्टेट हाईवे में रूपांतरित किया जाए, तो भविष्य में अगर इसकी फिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो ग्रामीण कार्य से पहले पथ निर्माण हो फिर स्टेट हाईवे हो, तो हम लोग फिजिबिलिटी देख लेते हैं और इस पर फिर विचार करेंगे। ठीक, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी, जवाब आया है। अच्छा, माननीय मंत्री जी, इस जवाब से आप संतुष्ट हैं? हाँ, लेकिन कर नहीं पाए। हजूर जितना ये तो पूर्वी चंपारण का हम पूछे हैं, लेकिन पूरे बिहार का आंकड़ा लिया जाएगा तो 2019 से लेकर अभी तक जितना हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के युद्ध में लोग नहीं मारा गया है, उससे ज्यादा 50,941 आदमी की मृत्यु और 44,000 के करीब घायल। हजूर सरकार पूरा बिहार का रूट है। आई रिपोर्ट मेरा नहीं है, ये आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया और एनसीआरबी का रिपोर्ट। तो हजूर ये और 18 बरिस से और 35 बरिस के जो नौजवान हैं, वो करीब 50% लोगों की मृत्यु हुई है। तो सड़क सुरक्षा
सड़क आप बना रहे हैं, तो इसका उचित ये नहीं है कि हम 3 घंटे में मोतिहारी चले जाएं या 4 घंटे में बेतिया चले जाएं। इसका कुछ और औचित्य है, और वो विभाग भी आप ही के पास है, तो उस पर हमको अभी नहीं जाना है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, और मान लीजिए हमारे यहाँ एक NH-28 है, और ओवरफ्लाई बना, जहाँ कोर्ट था वहाँ गोयबे नहीं किया, ओवरफ्लाई 100 मीटर पहले गिर गया। सर सैकड़ों आदमी की मृत्यु वहाँ हो गई। अब की बार नवंबर में जो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, 5-7 आदमी की मृत्यु हो गई, तो बीच में एक उस रोड को रोक दिया गया लगा के। अब बड़ी बहाना है, कोई जाने का सवाल पैदा नहीं है। अभी कह रहे हैं कि साइनिंग बोर्ड लगा है, फलना चीज लगा है। हजूर मेन रोड अगर छोड़ दिया जाए, न कहीं डिवाइडर है न कहीं साइनिंग बोर्ड है, और जो लकीर भी पड़ता है इनका ठेकेदार 2 महीने में उका जाने बोर्ड पर लिखने वाला चौक से पड़ता है कि क्या करता है, 2 महीने में चिन्ह आपका समाप्त हो जाता है। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, हम एक बात चाहते हैं कि नागरिक आपके हैं, विभाग आपका है, सुरक्षा आधुनिक ढंग से कैसे करेंगे ये हम जानना चाहते हैं। जहां प्रति वर्ष 1000 और 10,000 से ज्यादा मृत्यु बिहार में हो रही है एक साल में, इसको आप रोकने का कोई ठोस उपाय हमको बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाया गया है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सड़क दुर्घटना की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कुछ तो हमारे माननीय सदस्य को डिटेल आइडिया है भी, इसमें उन्होंने संख्या भी बताया है। और नहीं, ईस्ट चंपारण में ही जो है काफ़ी संख्या में एक्सीडेंट भी हुआ है, डेथ भी हुआ है, इसकी सूचना हम लोगों को भी है। इसीलिए हम लोगों ने सभी पथों में सड़क सुरक्षा कार्य उपाय, रोड मार्किंग, रोड साइनेज, गति संकेतक, चिन्ह बोर्ड, क्रैश बैरियर को हम लोगों ने जो है अधिष्ठापन किया है, और जेब्रा क्रॉसिंग का भी अधिष्ठापन इत्यादि कार्य किया गया है। तो ये तो पहला हम लोगों ने एक प्राथमिक अवेयरनेस, जागरूकता लाने का प्रयास किया है। ब्लैक स्पॉट, गृह विभाग के द्वारा जो ब्लैक स्पॉट कुल 1044 चिन्हित किए गए हैं, और इसमें यहाँ भी जो है जो ईस्ट चंपारण है, वहाँ भी 2024 में 5 ब्लैक स्पॉट को रेक्टिफाई किया गया है, जो चिन्हित किया गया था, और जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग सुधारात्मक उपाय की कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा अंकेक्षण जो होता है, और उसमें पथ निर्माण विभाग 22,130 किलोमीटर में 17,367 किलोमीटर, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय 3,322 किलोमीटर में 3,253 किलोमीटर का अंकेक्षण भी कर चुका है, ऑडिट भी इसका हो चुका है। माननीय सदस्य के भावना को देखते हुए हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, उधर माइकिंग भी करवाएंगे, जिससे कि लोग रोड को बिना देखे क्रॉस नहीं करें, और जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं पर क्रॉस करें। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसकी संख्या भी जेब्रा क्रॉसिंग का बढ़ाएंगे। लेकिन जब अच्छा रोड होता है तो थोड़ा सा जागरूकता अभियान भी गांव-गांव में धीरे धीरे करके आता है कि भाई मेरा रोड इस स्पीड में चलने वाला है। तो हम लोग इसको अवेयरनेस प्रोग्राम, और जो हमने बताया कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, गति संकेतक, चिन्ह बोर्ड, क्रैश बैरियर, ये सब की संख्या भी ईस्ट चंपारण वाले रोड में 1-2 महीना के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार महोदय। जवाब मिला है महोदय, और जवाब से संतुष्ट है महोदय। आज़ादी के बाद पहली बार शेड्यूल ट्राइब का गांव है महोदय, वहां सड़क निर्माण माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह, चूंकि बहुत विलंब हो गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6ठम राज्य वित्त आयोग और 2020-21 के 5म राज्य वित्त आयोग के द्वारा 6 करोड़ 70,55,800 रुपया स्वीकृत किया गया, और ये फरवरी 2025 है 26 सभापति महोदय,
अब अभी जब मैंने प्रश्न किया, इसके बाद पता चला है कि वहां पर बालू उलू गिराया जा रहा है संवेदक के द्वारा। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से अनुरोध यह है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र रहा है और उनके निर्देश पर यह योजना की स्वीकृति मिली है, तो माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि राशि का आवंटन भी है, वन विभाग का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया और आपने कहा है कि 18 माह में ही बन के तैयार हो जाएगा। इसका मॉनिटरिंग जरूर करवाइए क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है इस कार्य में। ठीक है, माननीय मंत्री इसका मॉनिटरिंग कर लेंगे। जी मॉनिटरिंग कर लेंगे। और इसका जी इसमें काम नवंबर 2025 में शुरू हुआ है, चूंकि माननीय सदस्य खुद भी जान रहे हैं वहाँ पे वन विभाग के से एनओसी लेना था, कुछ वृक्ष थे वहाँ पे। एनओसी लेने के बाद नवंबर 2025 में काम शुरू हुआ है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है, काम समय पर पूरा किया जाएगा। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार। पूछता हूँ महोदय, आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन है मेरा कि गाय के बच्चे के लिए सॉर्टेड सेक्स सीमेन, बच्चिया वाला सीमेन यूज किया जाता है। बिहार में महोदय 1,38,00,000 एनिमल है जिसको ब्रीड की जरूरत है, सीमेन की जरूरत है। लगभग 2 करोड़ सीमेन की साल में जरूरत है और उत्तर आया है 23-24 में 25,000, 24-25 में 40,000 और 25-26 में 1,24,000 सीमेन की उपलब्धता हुई। यही मेरा प्रश्न है महोदय कि जब 2 करोड़ सीमेन की जरूरत है, हर व्यक्ति जो गाय रखता है चाहता है बच्चिया हो उसको, तो सीमेन सिर्फ 1,00,000 क्यों उपलब्ध है? तो बाकी लोग कौन सा सीमेन यूज करेंगे? माननीय सभापति महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। एनडीडीबी के द्वारा निर्धारित दर पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से 675 रुपये प्रति सेक्सर्टेड सीमेंट के दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25,400, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40,000 तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 59,288, कुल 1,24,688 सेक्सर्टेड सीमेंट उपलब्ध हुआ है। इसे पशुपालकों को अनुदानित दर पर 250 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्धता में सेक्सर्टेड सीमेंट का प्रतिशत 1.4 है। सेक्सर्टेड सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। महोदय ये आप भी कृपया ध्यान दें, 2 करोड़ सीमेंट की जरूरत है। हर व्यक्ति जो गाय रखता है बाछी चाहता है, उपलब्ध है 60,000 सीमेंट। आइए लगातार सदन में इस बात को पशुपालकों के हित के लिए मैं कह रहा हूं। मंत्री महोदय हमारे जिले के भी हैं, जानते भी हैं सब विषय को, तो मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास पूर्णिया स्टेशन है, बिहार सरकार का स्टेशन है श्रीमान जी, और बिहार की सरकार ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। वहां पूरे देश में सीमेंट स्टेशन की जो रैंकिंग हुई है, 2 नंबर में रैंकिंग उसकी हुई है पूरे देश में। आप पूर्णिया का भी सीमेंट नहीं ले रहे हैं जबकि सस्ता सीमेंट वो दे रहे हैं। ये अपना सीमेंट जो आप बना रहे हैं उसको भी नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, वो सीमेंट भी नहीं ले रहे हैं। और पशुपालकों को अनाप शनाप सीमेंट के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। ये महोदय, माननीय मंत्री जी आश्वासन दें सदन को कि बच्चिया वाला सीमेंट जो 1% अभी दे रहे हैं, 1% भी नहीं है वो,
2 करोड़ सीमेंट की जरूरत है, 59,000 सीमेंट है, 2 करोड़ का 1% भी 2 लाख होता है। इसकी उपलब्धता बढ़ाएं। आपका अपना जो सीमेंट स्टेशन है पूर्णिया, उसके सीमेंट का उपयोग करें। पिछले साल 25 जुलाई में बिहार की सरकार ने एक एक्ट भी लाया कि इधर उधर के सीमेंट बिहार में नहीं बिकेंगे, बिकेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस एक्ट का भी पालन होना चाहिए। सब आपका ही एक्ट है, आपका ही सीमेंट स्टेशन है। अच्छा सीमेंट पशुपालकों को उपलब्ध हो। महोदय, माननीय सदस्य का चिंता किसानों के हित में है। निश्चित रूप से सरकार आगे इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। गंभीरता पूर्वक का मतलब क्या? प्रश्न का जवाब। 2 करोड़ चाहिए और आप 59,000 दे रहे हैं सीमेंट। सरकार इस पे क्या कहना चाहती है? सरकार कब तक मुहैया कराना चाहती है, नहीं मुहैया कराना चाहती है, ये सदन जानना चाहता है। सरकार गंभीर होती है, सरकार मतलब गंभीर। जो गंभीर नहीं होगा वो सरकार कैसे होगा? इसलिए सरकार से यह जानना चाहते हैं कि अब तक आप अभी तक क्या प्लान है और आगे क्या करने जा रहे हैं। महोदय, हाँ, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब में दिया है कि और जो गैप है सेक्स सॉर्टेड और जनरल सीमेंट का, उन्होंने सिर्फ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के फिगर दिया और आप भी वही चर्चा कर रहे हैं। और पूर्णिया में महोदय अगर हमारे सेंटर पर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध होगा तो सरकार निश्चित रूप से मंगाएगी, क्योंकि सीमेंट सिर्फ सेक्स सॉर्टेड ही नहीं अवेलेबल है मार्केट में और हर आदमी वो चाहते भी नहीं है। सभी पशुपालक, ये बात जरूर है कि आदमी और जानवर में महोदय यही फर्क है। हमारे आप में आदमी में, मनुष्य में मेल चाइल्ड प्रेफरेंस और पशुओं में फीमेल चाइल्ड प्रेफरेंस है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि कोई सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत से पशुपालकों को मैं भी जानता हूँ कि वो लोग इसके लिए अलग से जो राशि होती है वो नहीं देना चाहते और जो देना चाहते हैं उनको उपलब्ध होता है। लेकिन सर्वेश जी का कहना महोदय सही है कि किसान का जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, सरकार ये निश्चित रूप से देखेगी। ठीक। वो जो सवाल है उनका सर, वो जो जानना चाहते हैं उसका जवाब नहीं आया हजूर, वो हम लोग उनको जवाब मिल गया। आखिर लगता है सुनील जी को कोई अवसर नहीं मिल रहा था खड़े होने का, क्योंकि कह रहे हैं कि जवाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। हमने कहा कि सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई करेगी। अब आप कौन प्रश्न का जवाब चाहते हैं? कब तक? कब तक? कहीं आप सीमेंट की जगह सीमेंट तो नहीं समझ लिए? चलिए, मदन मोहन झा जी नहीं है, पूछ, हाँ अवतराज की शायद विभाग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। हम लोग आर ब्लॉक के एमएलसी आवास में रहते हैं और वहाँ हर 2-4 दिन पर सुबह सुबह या कभी देर रात में चीखने की आवाज़ होती है। पता चलता है कि कई लोग दुर्घटना में मर गए। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल को हमने उठाया है, लेकिन जो सरकार का जवाब आया है कि बाईपास बना दिया गया है, साइन बोर्ड बना दिया गया है। अगर सरकार की व्यवस्था पर्याप्त होती तो हमें ये प्रश्न उठाने का अवसर ही नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि जितनी जान माल जा रही है, यानी इतने कम दूरी के पुल पर हमको लगता है कि पूरे देश में इतनी दुर्घटना कहीं नहीं होती होगी। ये आंकड़ा से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए जी, तो ये जो है इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं महोदय। हमको जो विशेषज्ञों से पता चला
कि डीपीआर जो 3 बना था उसमें पहला डीपीआर बेहतर था, जिससे दुर्घटना कम हो सकती थी, लेकिन उस डीपीआर को अमान्य कर दिया गया और तीसरे डीपीआर पर मंत्री जी को बोलने दीजिए। महोदय, मंत्री जी को बोलने दीजिए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एमएलसी आवास के अंदर भी सर्वेश बाबू जब मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो बोलते थे कि आवास के एमएलसी आवास के कैंपस का रोड खराब हो गया है, तो पैर का मचकने का, वहां भी एक्सीडेंट की बहुत संभावना थी। पथ निर्माण मंत्री बनने के बाद भी मैं उसी कैंपस में रहता था, तो अभी बहुत अच्छा रोड जो है पथ निर्माण विभाग आपका एमएलसी आवास का बना रहा है, और साथ साथ विधानसभा विधानमंडल कैंपस का भी हम लोग आपको अच्छा चलने के लिए बना दिए। सवाल बहुत यहाँ जो डॉक्टर मदन मोहन झा जी माननीय सदस्य का सवाल है, बहुत ही उन्होंने सोच विचार कर ये सवाल किया है। 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो फुट ओवर ब्रिज हम बनाते हैं, मांग होता है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन जब आप सीसीटीवी कैमरा से देखेंगे कि महोदय 1 महीना में 5-10 लोग भी फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर इस पार से उस पार नहीं जाते हैं। सब चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता में हो, लेकिन ये जो अटल पथ में 4 जगह बेली रोड, शिवपुरी, राजीव नगर और अशोक राजपथ में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इसीलिए किया गया कि नीचे का आवागमन आसानी से होता रहे, और इसके साथ साथ सुगम परिचालन हेतु अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, स्पीड ब्रेकर और सर्विस लेन में जाने हेतु साइन बोर्ड आदि का प्रावधान किया गया है। और महोदय, पैदल यात्रियों के लिए पार करने के लिए 4 फुट ओवर ब्रिज का भी प्रावधान एमएलसी क्वार्टर, पुनाई चक, महेश नगर एवं कुर्जी नाला लेन के पास किया गया है। हम एमएलसी फ्लैट के सामने ही जब भी जाते हैं देखते हैं फुट ओवर ब्रिज पर कोई नहीं चढ़ता है, तो इसको थोड़ा सा जागरूकता लोगों में आने की जरूरत है कि जबरदस्ती हम रोड पर जा करके, और आप पटना में देखे होंगे जगह जगह हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर के लिए कैमरा भी लगाया है। आपको आता होगा मैसेज कि 2000 रुपये फाइन आपको किया गया। तो 1 मिनट, स्पीड ब्रेकर यानी कभी कभी वीआईपी लोग का गाड़ी का स्पीड जो है नहीं रुकता था, तो हम लोगों ने उस कैमरा को बोला कि भाई कोई भी हो, सबको एक नजरिए से लो और उसको जो है चिन्हित करके बताओ कि कौन सा गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है। इसीलिए सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, स्पीड ब्रेकर, सर्विस लेन, साइन बोर्ड, फुट, और इसके साथ साथ जो है अन्य फ्लाईओवर भी जहां जहां आबादी था फ्लाईओवर का भी व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई और सुझाव हो तो माननीय सदस्य भी सुझाव दें, और दूसरा कि हम लोग भी दिखवाते हैं कि कैसे इसमें और रुकावट लाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी नियम कानून बनते हैं सब जनता के लिए और आम लोगों के लिए बनते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस पथ का निर्माण आईआरसी मानकों के अनुसार किया गया है। तो अगर ये जनता के दुर्घटना को, पथिक के दुर्घटना को रोकने में ये कामयाब नहीं हो पा रहा है, आपके साइन बोर्ड, आपका सर्विस लेन, आपका फुट ओवर ब्रिज, तो इसका कोई अध्ययन करके उपाय निकालें। इसकी व्यवस्था मंत्री बहुत अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने। मैं एक अध्ययन दल बना देता हूं, माननीय सदस्य को भी उसमें सदस्य में रखता हूं, जी निश्चित और जरूर आपका सुझाव हम मानेंगे। एक और है, मेरा इस एमएलसी कॉलोनी कैंपस में रहते हुए हमारा 3 साल के करीब हो गया, पहुंच पथ नहीं है महोदय। हम लोग विधान परिषद से जाएंगे तो उसमें ये अटल पथ से ही जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग 3 साल से मांग कर रहे हैं महोदय। पहले वो खड़े हैं, पहले खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए। चाहेंगे कि हम लोग के कैंपस में जो पोल है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जो पूरे कैंपस में कहीं नहीं है महोदय। ये भी होनी चाहिए महोदय। आप रोड बना रहे हैं तो कैमरा भी लगाने का काम करें महोदय। हाँ बोलिए। माननीय मंत्री महोदय से हम
आग्रह करेंगे, क्योंकि उस कैंपस में माननीय मंत्री महोदय अभी तक रह रहे हैं। एक अंडरपास अगर विधानसभा से जाने के पास जो 4 चक्का उसमें चला जाए, अगर हो जाता तो बड़ी कृपा होती। ठीक, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो उसे सदन के मेज पर रख दिया। नहीं तो अब टाइम समाप्त। आप उनका प्रश्न का जवाब आ गया है। यहाँ 3-4 घंटा का प्रश्नोत्तर रखा जाए, न छोड़ दीजिए, अब पूछ लीजिए। जवाब आया है, देख लीजिए। अब नहीं, सुनिए, एक इंफॉर्मेशन देना है आप लोग को। बड़े एक इंफॉर्मेशन देना है। हाँ, करा लेते हैं। एक तो बात हमारा भी सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। दिनांक 17/2/26 को अपराह्न 1:30 बजे बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप भवन स्थित सभागार में न्यू फ्रंटियर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट विषय पर इसरो के महानिदेशक हैं श्री नीलेश देसाई का भाषण होगा। वो आपको बताएंगे इस पर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है। तो उसमें 1:30 बजे जब यहाँ ख़त्म होगा तो हम लोग वहाँ चलेंगे। उनका 1 घंटा का होगा। हैं? आप हॉल को आप दिलवाइए ना, हम वहीं पर करा देंगे। वो तो चेंज हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं, लेकिन होगा। और इसके बाद अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो घंटी बजेगी, तो आप फिर मत पूछिएगा कि क्यों लेट हो गया। वो तो चूँकि हाँ, वहाँ नाश्ता मिलेगा। हाँ, कल होगा, कल है? हाँ, ठीक है। अब ध्यान आकर्षण लिया जा रहा है और सभी को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। कौन सा आपका है? एक मिनट, मैं बता देता हूं पहले। ये जो है ये हाँ, आपका माननीय भीष्म सहनी जी सदस्य विधान शून्यकाल का 3 ठो आया है। इसको हम समिति दे देते हैं सरकार को, उस पर विचार करें। माननीय सदस्य भीष्म सहनी जी के द्वारा माननीय सभापति महोदय जो सवाल किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। और बलबनिया उत्तर प्रदेश को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण प्रस्तावित था। आपके द्वारा सही सूचना दिया गया है कि इसको बीच में निर्माण कार्य निरस्त कर दिया गया। चूंकि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी हाईवे आ रहा है तो उसमें भी एक पुल बनेगा और पहले से भी एक पुल है। लेकिन आप लोगों के भावना को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि उक्त पुल के निर्माण के लिए पुनः हम जो है भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और हम लोग इसको चाहेंगे कि वहां पुल बन जाए। धन्यवाद। ठीक है। अब दूसरा है श्रीमती निवेदिता सिंह, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री जी को प्लेन पकड़ना है, इसलिए जरा समझिए। 1 मिनट सभापति महोदय, इसके लिए धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने शास्त्री नगर बलवनिया पुल के स्वीकृति कराने का सदन में आश्वासन दिया। लेकिन एक और आग्रह करना चाहता हूं कि किसी विभाग के तहत वहां आरओबी मंगलपुर अवसानी आरओबी का निर्माण जो हुआ, अलग से मिल के कह दीजिएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट सभापति महोदय, 1 मिनट। उसमें जो है वह टेंडर किया, मिल के देना सड़क खोद कर भाग गया जो है चीज को वहां दिया गया है। पढ़ा हुआ मान लिया जाए, जवाब दिया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को बस एक विषय। हाँ, बताइए। अच्छा, मैं बता देता हूं माननीय सभापति महोदय, प्रसंगत स्थल पर पुराने एवं क्षतिग्रस्त पुल के बदले नए आरओबी का निर्माण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कराया जा चुका है। 1 मिनट। यातायात चालू है। इसके अतिरिक्त पुराने टूटे हुए पुल के अवशेष मलबे को हम लोगों ने हटा लिया है उसको, और नया एवं सुरक्षित पुल निर्माण के लिए भारत सरकार से आपके भावना को देखते हुए हम लोगों ने अनुरोध भी कर दिया है। धन्यवाद। ठीक से आग्रह करना चाहूंगी कि ये पुल निर्माण हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं और 8 वर्ष के बाद भी जो पुल पुराना पुल था वो यथावत है। माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे, उनको भी ये जानकारी है और मुख्य मार्ग जो सड़क को जोड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, जो पुराना पुल है उसको तोड़ के, सभापति महोदय आप भी उससे अवगत हैं,
वो बिना मतलब का वो पुल खड़ा है माननीय मंत्री जी, उसको दिखवा कर उसको तोड़कर नए पुल का निर्माण किया जाए, यही मेरा आग्रह है आपसे। हम दिखवा लेते हैं ठीक, सभापति ठीक। महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर कुमुद वर्मा जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए इसको। जी। और उत्तर आया है, देख लीजिए। उत्तर तो आया, मंत्री जी आया है। बोल दें। नहीं सप्लीमेंट्री है महोदय, जो रोड का हम मांग किए हैं उस रोड के अलावे और रोड, दूसरे रोड का भी इसमें दिया गया, जैसे गया रफीगंज हम मांग किए हैं कि परैया और जो पंचानपुर को जोड़ने वाला जो है, 2 विधानसभा का जोड़ने वाला ये रोड है महोदय, जो आपको गुरुआ और टेकारी दोनों को जोड़ता है। और जो वहाँ पे ग्रामीण एरिया जो है, जितने गांव हैं, कम से कम 15-20 गांव हैं जो टेकारी अनुमंडल में जाते हैं ऑफिस के लिए भी, और उस रोड को यहाँ बताया जा रहा है कि 3 साल ही बीता है, अभी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहना चाहती हूँ कि वो रोड कल ही गए हैं, जो शहीद सूबेदार संतोष कुमार जी का कल 1 साल पूरा हुआ था और मूर्ति का अनावरण करने हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय महोदय गए थे और मूर्ति का अनावरण हुआ। रोड का थोड़ा कलीकरण हुआ है, लेकिन मैं फिर से मांग करती हूँ महोदय कि उस पर विशेष ध्यान दे करके, क्योंकि ये रफीगंज वाला रोड दूसरे रूट में हो जाएगा और दूसरा रोड बोले वो दूसरे रूट में हो जाएगा। मेन परैया से पंचानपुर जाता है, उसी से टेकारी जाता है, जो अनुमंडल का भी काम करता है, और वहाँ पर शहीद का गांव भी है और वहाँ पर मूर्ति का अनावरण भी हुआ है, सभा भी हो रहा है, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि उस रोड का थोड़ा चौड़ीकरण करके और अच्छा से बनवा दिया जाए और सूबेदार संतोष कुमार जी के नाम पर उस पथ को नामकरण हो जाए। ठीक हो गया। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नारायण यादव, मंत्री जी बोल दिए कि हो जाएगा। महोदय, ये बीच में 100 मीटर का पथांश है, उसमें कार अभी बाधित है। आमद दरभंगा एक्सप्रेस का निर्माण प्रगति होने के कारण, और जो चौड़ीकरण का माननीय सदस्य कह रही हैं, तो जो पूरा का पूरा जो कार समाप्ति का वो 26 तक है, गया रफीगंज रोड टू मीरगंज, और बाकी एक L070 तारपुर रोड से L047 इसका जो है वो अनुरक्षित अवधि में है, मतलब 3 साल हुआ है उसका। तो हम लोग सर्वे करा रहे हैं, जो 7 निश्चय 3 में है, सर्वे में अगर ये समीक्षा में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको डबल लेनिंग में ले लेंगे। ठीक। माननीय सर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव नहीं है, ऐसे जवाब आ गया है। माननीय सदस्य श्रीमती मुन्नी देवी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए और जवाब आ गया है। ये रोड काफी साल से जर्जर है, वैशालिया जमदाहा जाने वाले, ये इसके ऊपर ध्यान दे दिया जाए सरकार से। सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य ने जिसका जिक्र किया है, इसका कार्य प्रारंभ की तिथि है 10/7/25, ऑलरेडी टेंडर हुआ है और 26 तक इसको कंप्लीट करना है, 7/26 तक। तो ये काम है। दूसरा रोड जिन्होंने कहा है वो तृतीय वर्ष के अनुरक्षण नीति के अंदर अभी अवधि में है, और जो दूसरा उन्होंने महनार वाला स्टेशन के बारे में बात किया, बजरंगबली चौक तक, ये सरफेस वर्क इसका कराया जा चुका है। बाकी कार्यों को हम लोग कराने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। वो हम लोगों के अभी वर्क का जो अलॉटेड टाइम है उसके अंदर है। महनार स्टेशन से महनाज बाजार तक का जो चर्चा की है, ये पथ निर्माण का है, इसको पथ निर्माण के अंदर। लेकिन मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जिस विधानसभा की इन्होंने चर्चा की है, उस विधानसभा में पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 144 सड़कों को 139 सड़कों को लेने का काम किया। 170.336 किलोमीटर, 178 करोड़ रुपया इस विधानसभा में, जिसका आपने प्रश्न उठाया, वहां सरकार गंभीर है। इन सड़क को भी हम लोग दिखवाएंगे कि कैसे इसको बनाया जाए। ठीक। अब एक ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य है श्री आफाक अहमद का। गया जी जिला अंतर्गत उत्तर नहीं प्राप्त। नहीं, वक्तव्य है। हस्तांतरित होकर आया है ग्रामीण विकास से, तो इसका समय दे दिया जाए सर। ठीक। 19
अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। हो गया ना? क्या सर, आपका नहीं आया था आज क्या? नहीं आया, आपका ही हम सुन